गर्ल्स और नेहरू के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार। तो नेहरू ने लॉक, रूसो, बेंथम, मिल आदि उदारवादियों के साथ ही विकासवादी और लोकतांत्रिक समाजवादियों के विचारों का जो प्रभाव है वो इनके थिंकिंग पर हमें देखने को मिलता है। नेहरू मूलतः मानवतावादी चिंतक हैं और उनकी लोकतंत्र संबंधी संपूर्ण अवधारणा उनके मानवतावाद का ही विस्तार है। तो अब यदि हम लोकतंत्र के संबंध में उनके विचारों को विस्तृत रूप से देखें तो पहला जो है विचार उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलनात्मक श्रेष्ठता में उनका विश्वास था। यद्यपि लोकतंत्र में अनेक कमियां उन्होंने बताई, लेकिन फिर भी इसके जो विशिष्ट गुण थे उनको भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, जिनके प्रसंग में इस प्रणाली को अन्यों की तुलना में एक यानी एक उत्कृष्ट शासन व्यवस्था इन्होंने कहा, क्योंकि लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो राज सत्ता पर लोक सत्ता की श्रेष्ठता व नियंत्रण के विचार को स्वेच्छा से स्वीकारती है। लोकतंत्र की मदद से अधिक न्यायपूर्ण एवं आदर्श राष्ट्रीय समाज व्यवस्थाओं की स्थापना जो है वो संभव है और संपूर्ण मानवता के हित में एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना का सपना भी साकार किया जा सकता है। और इसीलिए शायद नेहरू ने इसको लोकतंत्र को इतना तवज्जो दी। फिर लोकतंत्र जो है उसको एक गत्यात्मक व्यापक अवधारणा और व्यवस्था माना नेहरू ने। लोकतंत्र को एक स्थायी अवधारणा के रूप में नहीं बल्कि ऐसी निरंतर गतिशील अवधारणा के रूप में उन्होंने स्वीकारा जो लगातार बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं को विकसित एवं समृद्ध बनाने में समर्थ है। इसीलिए समय के साथ साथ लोकतंत्र के अर्थ का विस्तार भी होता रहा है। और अकॉर्डिंग टू नेहरू, लोकतंत्र एक शुद्ध राजनीतिक मामला नहीं है। 19वीं सदी का एक व्यक्ति एक वोट वाला लोकतंत्र उन्हीं दिनों के लिए ठीक था, परंतु आज की दृष्टि से वह अपूर्ण था और वर्तमान काल में लोग लोकतंत्र को एक व्यापक और गंभीर अर्थ में स्वीकारने लगे हैं, ऐसा नेहरू का मानना था। लोकतंत्र मानव चेतना पर आधारित एक नैतिक दृष्टिकोण एवं नैतिक जीवन पद्धति भी है। और नेहरू के शब्दों में आई कोट, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक और आर्थिक नहीं होता है, अपितु वह बहुत कुछ मानसिक भी है। जैसे कि प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा मस्तिष्क की उपज होती है, यह अवसर की समानता को उस सीमा तक सब व्यक्तियों को प्रदान करता है जिस सीमा तक कि राजनीतिक व आर्थिक कार्यक्रम में ऐसा करना संभव हो पाता है। तो हम देखते हैं कि आवश्यक रूप से जीवन के नैतिक मापदंडों तथा मान्यताओं की एक योजना है लोकतंत्र। और लोकतंत्र बंधुत्व के नैतिक विचार पर आधारित एक नैतिक जीवन पद्धति भी है। फिर सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ जो है नेहरू के अनुसार जन्म, जात, लिंग, धन, भाषा इत्यादि के आधार पर मौजूद सामाजिक विशेषाधिकारों का अंत और सामाजिक समानता की स्थापना है। तो उनके अनुसार सभी प्रकार की जो ये लोग यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार का लोकतंत्र शामिल होना चाहिए। और उनके अनुसार 20वीं सदी में लोकतंत्र की धारणा का तीव्र गति से विस्तार हुआ और इसने समाजवाद के आदर्शों को आत्मसात भी कर लिया। तो इस तरीके से लोकतंत्र का यदि कोई अर्थ है नेहरू की दृष्टि में तो वह समानता है, न केवल मताधिकार की समानता बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी। नेहरू ने अपने जो विचार हैं उनमें संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया है, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में अपूर्ण है।
किंतु उसका विशिष्ट महत्व यह है कि इसकी मदद से सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। और इसी दृष्टि से उन्होंने अध्यक्षात्मक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की तुलना में संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अधिक उपयुक्त माना है। तो इस तरीके से ये जो प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट है, ये नेहरू ने उसको हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अधिक महत्व दिया और शामिल किया। भारत में संसदीय लोकतंत्र के सफल क्रियान्वयन में अनेक सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक बाधाएं थीं और नेहरू इनसे भली भांति परिचित भी थे, लेकिन उनका पूर्ण विश्वास था कि जैसे जैसे भारतीय जनता का व्यावहारिक प्रशिक्षण उसको मिलेगा और लोकतंत्र आगे बढ़ेगा तो इन सब समस्याओं से हमें निजात मिल जाएगी और ये बाधाएं खत्म हो जाएंगी। उन्होंने भारत में संसदीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अनेक उपायों व साधनों को अपनाने का आग्रह भी किया, जिन्हें हम संसदीय लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें भी कह सकते हैं। और उन्होंने आत्मानुशासन के गुण को बहुत महत्वपूर्ण माना लोकतंत्र की सफलता के लिए। और दूसरी बात उन्होंने जो कही वह थी अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों का भी पालन हमें करना चाहिए, यानी जनता को करना चाहिए। और फिर उन्होंने लोकतंत्र विरोधी पक्ष अथवा विरोधी मत के नाश में नहीं अपितु बुद्धि व विवेक के आधार पर विचार विमर्श, वाद विवाद तथा अनुनय द्वारा परस्पर विरोधी मतों में अधिकाधिक सहमति उत्पन्न करने में विश्वास करता है। तो इसीलिए नेहरू ने लोकतंत्र को महत्वपूर्ण प्रणाली माना। एक और उन्होंने जहां नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रताएं देने की बात कही और संविधान में इन्हें शामिल भी किया, तो उन्होंने सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है उसको भी आवश्यक माना और सफल संचालन के लिए जागरूक व संगठित लोकमत को भी एक आवश्यक शर्त माना। और जनता की शिक्षा को भी उन्होंने बहुत आवश्यक शर्त माना और एक स्वस्थ विपक्ष जो है उसको भी आवश्यक शर्त माना। तो इस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र जो है उसको महत्व दिया और उसकी आवश्यक शर्तें भी बताईं। अब हम आते हैं नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद पर क्या विचार थे। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, नेहरू मूलतः अनुभववादी चिंतक हैं। उनके संपूर्ण समाजवादी चिंतन का निर्माण एवं विकास जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के प्रसंग में हुआ है। और नेहरू एक नैतिक समाजवादी थे, ये भी आपको मैं बता दूं। और नेहरू के चिंतन में मानवतावाद, लोकतंत्र तथा समाजवाद एक दूसरे के घनिष्ठतम रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवादी चिंतन पर डिज़रायली और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बर्ट्रैंड रसल, क्लेमेंट एटली, लास्की आदि ने जो इनके जो विचारों के प्रभाव हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख विशेषताएं नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवादी चिंतन की क्या थीं? पहली विशेषता थी समाजवाद की गतिशील एवं मानवतावादी धारणा। तो नेहरू ने समाजवाद को एक स्थिर, अपरिवर्तनशील तथा जड़ धारणा के रूप में नहीं स्वीकारा। यद्यपि वो मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित थे, यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसमें निहित मानवीय दृष्टिकोण जो था मार्क्सवाद में उससे प्रभावित थे, लेकिन उसका अंधानुकरण इन्होंने नहीं किया। और एक अनुभववादी चिंतक के रूप में उन्होंने देखा कि मार्क्सवाद ने मार्क्स के दर्शन की गतिशीलता को त्याग दिया था और उसे एक अंधविश्वास के साथ अपनाया था। तो नेहरू ने उस चीज़ को छोड़ करके और साम्यवादी व्यवस्था व्यवहार में मानवीय थी और उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने अहम माना
और सिद्धांतों के स्थान पर व्यावहारिक तथ्यों को उन्होंने महत्वपूर्ण तवज्जो दी। तो नेहरू जो थे वो एक प्रगतिशील समाजवाद की धारणा में विश्वास रखते थे, जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया। और कुछ बातें जो हैं उस पर उन्होंने बल दिया अपने लोकतांत्रिक समाजवाद में। पहली बात तो थी लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थकों को मार्क्सवाद के वैज्ञानिक सिद्धांतों के गहन अध्ययन के स्थान पर समाजवाद के व्यावहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के व्यावहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए, यानी मोर इम्पोर्टेंस टू जो व्यावहारिक लक्ष्य हैं उनके ऊपर। दूसरी बात उन्होंने कही, समाजवाद की स्थापना जन समर्थन से ही होनी चाहिए, यानी जनता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही, समाजवादियों को परिस्थितियों के प्रसंग में अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलने के लिए और नवीन विचारों को ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। दूसरी प्रमुख बात जो उन्होंने विशेषता लोकतांत्रिक समाजवाद की गिनाई, तो उन्होंने समानता को इससे जोड़ा लोकतांत्रिक समाजवाद से, और उन्होंने कहा कि समानता समाजवाद के नैतिक दर्शन का एक प्रमुख अंग है और समानता का अर्थ व्यक्तियों के बीच आर्थिक विषमताओं को यथासंभव सीमित करना अथवा राष्ट्रीय आय के वितरण को अधिकाधिक न्याय संगत बनाना मात्र नहीं है, लेकिन इसके साथ ही समानता के विचार को अवसर की समानता के रूप में भी प्रकट करना है। और लोकतांत्रिक समाजवाद के अनुसार समानता का अर्थ एक रूपता नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार विविधतापूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करने का पर्याप्त अवसर देना है। तीसरी जो विशेषता लोकतांत्रिक समाजवाद की बताई वो है लोकतांत्रिक समाजवाद और स्वतंत्रता। तो नेहरू ये मानते थे कि लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य केवल समानता प्राप्त करना ही नहीं बल्कि वैयक्तिक स्वतंत्रता भी है। और नेहरू ने स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं माना, बल्कि स्वतंत्रता का अर्थ वैयक्तिक अभिरुचियों की रक्षा करते हुए सार्वजनिक कर्तव्यों की पूर्ति का अवसर प्राप्त होना माना। चौथी जो उन्होंने विशेषता बताई लोकतांत्रिक समाजवाद की वो थी लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र का तत्व। तो उनकी लोकतंत्र की अवधारणा बहुआयामी है और जो अपने लोकतंत्र से क्रमशः है सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में विकसित होती है। और नेहरू ने आर्थिक लोकतंत्र के विशिष्ट रूप को लोकतांत्रिक समाजवाद माना है। तो नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद समानता के तत्व को स्वीकारने के साथ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थक है, क्योंकि लोकतंत्र उनकी समाजवादी धारणा का एक प्रमुख अंग भी है। अब पांचवी जो विशेषता है वह है लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का साधन क्या हो। तो नेहरू ने समाजवाद को एक नैतिक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकारा है और उन्होंने समाजवाद के महान साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की पवित्रता के महत्व को भी स्वीकार किया है। और नेहरू समाजवाद की स्थापना के लिए शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों के पक्षधर थे, हिंसा के पक्षधर नहीं, यानी हिंसक क्रांति को उन्होंने उचित नहीं बताया है। और समाजवाद की स्थापना के संदर्भ में नेहरू ने लोकतांत्रिक सरकार के लक्षणों तथा प्रकार पर भी विचार किया है, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। छठी जो विशेषता लोकतांत्रिक समाजवाद की है वह है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो नेहरू मार्क्सवादियों के इस मत से सहमत नहीं थे कि उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना की जाए। उन्होंने केवल उस सीमा तक सार्वजनिक स्वामित्व तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण का समर्थन किया जिस सीमा तक यह व्यावहारिक दृष्टि से लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। और इसीलिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही है, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों में यही सबसे अनुकूल सिद्ध हुई। नेहरू ने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए देश के औद्योगिकरण पर बहुत बल दिया, क्योंकि उनका मत था कि राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि होना
उसका उचित वितरण तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि हो। तो इसलिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही और आर्थिक असमानता को सीमित करने की बात कही और उन्होंने अर्थव्यवस्था के एक अंग के रूप में घाटे के बजट की व्यवस्था को भी स्वीकारा। तो ये सारी बातें आर्थिक पहलू से रिलेटेड हैं। फिर नेहरू ने अपने लोकतांत्रिक समाजवाद में आर्थिक नियोजन को का भी समर्थन किया। उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की और इसकी देखरेख में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण भी किया। और यहाँ उचित बात बताने वाली यह है कि ये जो विचार है आर्थिक नियोजन का, उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था से ग्रहण किया था। लेकिन आर्थिक नियोजन प्रणाली और साम्यवादी आर्थिक नियोजन प्रणाली में जो अंतर है वो उन्होंने बताया। पहला उन्होंने बताया कि साम्यवादी नियोजन प्रणाली अपनी प्रकृति से केंद्रीकृत तथा सत्तावादी होती है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में ये विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक होती है। जो उन्होंने दूसरा डिफरेंस बताया वह था साम्यवादी नियोजन प्रणाली बड़े व भारी उद्योगों की स्थापना पर अधिक बल देती है, लेकिन लोकतांत्रिक नियोजन प्रणाली में आम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है, केवल भारी उद्योगों को नहीं। फिर आठवीं जो विशेषता बताई वो थी लोक कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक नीतियों का समर्थन। और इन्होंने बोला कि सरकार का यह दायित्व है कि वह सामान्य जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व चिकित्सा की सामान्य सुविधाएं प्रदान कराने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। और इन सामाजिक सुविधाओं का मूल उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो इस तरीके से सामाजिक आर्थिक सेवाओं व सुविधाओं का अंतिम उद्देश्य सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है और सभी के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था करना और यथासंभव आर्थिक समानता को संभव बनाना। और लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति नेहरू की जो प्रतिबद्धता है वो हमें देखने को मिलती है उनके विचारों में, क्योंकि प्रारंभिक जीवन में फेबियन समाजवाद से वो प्रभावित थे, किंतु 1927 में सोवियत संघ की यात्रा के बाद वे कुछ समय के लिए मार्क्सवादी समाजवाद के उत्साही समर्थक भी बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद में अपनी आस्था प्रकट की। तो यह उल्लेखनीय है कि नेहरू ने उपयुक्त समाजवादी नीतियों व कार्यक्रमों को लोकतांत्रिक ढांचे की पूर्ण रक्षा करते हुए उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा की। तो ये थे नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी विचार। थैंक यू फॉर टुडे गर्ल्स।